हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी। ठीक है, आज सैटरडे है और सैटरडे को सच्ची पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि सैटरडे तक आते आते ठीक है, मतलब इस तरह का लगने लग जाता है कि यार एटलीस्ट सैटरडे को तो ऑफ होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम सैटरडे को क्लास लेते हैं और ठीक है, सैटरडे को आपकी क्लास लेंगे। ठीक है, कल संडे को हम आपकी क्लास बेटा नहीं ले पाएंगे। जो संवैधानिक विकास वाली क्लास होती है वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कल संडे को ठीक है हमें किसी बहुत जरूरी काम से जाना है। ठीक है, तो इस वजह से ठीक है मैं अभी आपको पहले ही बता देता हूं। तब तक जो आप अपनी पुरानी वाली क्लास है ना संवैधानिक विकास की, उसको करना है ना। जो अपनी पुरानी क्लास है आपकी, उसको कर लेना आप लोग। चलिए ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे और राष्ट्रपति की आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर्स, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। विधायी शक्ति लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। तो हम राष्ट्रपति की विधायी शक्ति को पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति को बहुत अच्छे से देखेंगे। मतलब बेटा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि कानून निर्माण से संबंधित राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है ना। इसका मतलब क्या है सर? कि कानून निर्माण से संबंधित राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का मतलब यही होता है कि साहब कानून निर्माण से संबंधित राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है, क्या क्या शक्तियां हैं। तो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि सबसे पहली पावर जो है वो आर्टिकल 79 की है। ठीक है, सर्वेश यादव। अच्छा, खेत से क्लास ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप अपना नाम बुलवाने के लिए बोल देते हो कि सर मैं खेत से क्लास ले रहा हूं, या फिर मैं मेड पर बैठ के क्लास ले रहा हूं, सर मैं खेत में पानी लगा रहा हूं, पानी लगाते लगाते क्लास ले रहा हूं। चलिए, सौरभ पांडे, आकाश जी, शिवम द्विवेदी, शारदा माता की जय, बिल्कुल जय जय। हाँ, बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा। बोर्ड देखो, मैं आपके हर एक लेक्चर की बोर्ड पीडीएफ जो है ना वो कर रहा हूँ, क्या सेव कर रहा हूं। मैं आज आपकी सारी बोर्ड पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है ना, ग्रुप में डाल दूंगा और फिर वो जो है ना ग्रुप में लगा देंगे। ठीक है, हर एक क्लास के सामने बोर्ड पीडीएफ लगा देंगे। आयुष पाल कह रहे हैं सर बहुत टेंशन में हूं, कल मेरी गर्लफ्रेंड की मैरिज हो गई। सही है यार, हो गई। ठीक है, तुम्हारे साथ रह के वो क्या भी करती। चलो ठीक है, अब ये जो है ना अपना नाम बुलवाने के लिए इस तरह की बातें मत किया करो कि सर कल मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई या एंगेजमेंट हो गई। ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है ना, और सही है, हो गई तो आपको तो खुश होना चाहिए कि भाई आप कैसे खर्चा फर्चा चला पाते, आप कैसे पाल पाते। ठीक है, अच्छी जगह जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, तो विधायी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो विधायी शक्तियों में सबसे पहले आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 जो है वो बोलता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, और अगर राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है तो कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। ठीक है, आर्टिकल 79 राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है ना। और अगर राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। अब इसके बाद आर्टिकल 85 राष्ट्रपति को सत्र सत्रावसान और विघटन करने की ठीक है अधिकार है। ठीक है, ये राष्ट्रपति का ही तो राइट है। राष्ट्रपति सत्र को कॉल कर सकता है, सत्रावसान की घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं, और लोकसभा के केस में लोकसभा को भंग भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट
कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है ना। तो कुछ स्पेशल प्रकार के ऐसे बिल होते हैं, विधेयक होते हैं, जिनको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक ही है। जैसे नए राज्य का निर्माण हो गया, वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो गया, तो राष्ट्रपति की उसमें स्वीकृति लगती है। इनफैक्ट आर्टिकल 86 राष्ट्रपति दोनों सदनों में संदेश भेज सकता है, भाषण दे सकता है। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 80 क्लॉज 1 राष्ट्रपति को राइट है कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और आर्टिकल 1 2 3 बेटा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये सब राष्ट्रपति के विधायी शक्तियां हैं। एक बार सबको लिख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 79 में है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है, ठीक है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। कानून नहीं बन सकता। कानून नहीं बन सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। ये आर्टिकल 79 का, ठीक है, कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद आर्टिकल, ठीक है, 85। आर्टिकल 85 में सत्र, सत्रावसान एवं विघटन की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो ये बात भी आपको यहां पर लिखनी है आर्टिकल 79 में कि सत्र, सत्रावसान एवं विघटन की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है जी। तो ये भी राष्ट्रपति का कानूनों को निर्मित करने से संबंधित राइट है कि सत्र, सत्रावसान एवं विघटन की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। इनफैक्ट कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। ये भी आप लिखेंगे कि भाई कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने से पहले, कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। है ना जी। तो कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। जैसे नए राज्य का निर्माण, जैसे कि नए राज्यों का निर्माण, और वर्तमान राज्यों की सीमा आदि में परिवर्तन। वर्तमान राज्यों की सीमा आदि में परिवर्तन। ठीक है। तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमा आदि में परिवर्तन, आर्टिकल 85। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये राष्ट्रपति की क्या है बेटा? विधायी शक्तियां हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 बोलो क्या है आर्टिकल 86 में? तो आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति जी को सदनों में संदेश भेजने और भाषण देने का अधिकार है।
तो आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति को थैंक यू, ठीक है, राष्ट्रपति को सदनों में संदेश, ठीक है, देने या भेजने एवं भाषण देने का अधिकार है। भाषण देने का अधिकार है आर्टिकल 86 में। हालांकि ये सब मैं बता चुका हूं, अगर मैं चाहता तो इसको मैं स्किप भी करवा देता, है ना, बस केवल आपको बता देता, आप लिख लेते, क्योंकि ये सारे आर्टिकल तो मैं बता ही चुका हूं, है ना जी। इसके बाद आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है, ये कहां पर है बेटा? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस में है? ये आर्टिकल 87 में है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। यहां तक किसी भी बच्चे किसी भी तरह के कोई भी इशू अथवा कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है जी। चलिए, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, आर्टिकल 87 में। अब यहां पर मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, आप सब लोग मुझे इसका जवाब दीजिए कि जो राष्ट्रपति साहब का विशेष अभिभाषण है वह किस अवसर पर होता है? चलिए बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर, ठीक है ना, 79 में संसद है, ये सब तो आपने पढ़ा दिया। अरे भाई, ये सब तो मैंने पढ़ा दिया, मुझे भी पता है, ठीक है, कि ये सब मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस वजह से एक बार और इनको पढ़ाना पड़ रहा है आप सभी को। चलिए, निधि मौर्य, चलो बहुत अच्छे। विकास गौतम कह रहे हैं गुरुजी थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। बेटा फास्ट का तो ये है कि ये सब मैं करा चुका हूं, ठीक है, ये सब मैं करा चुका हूं। आपको ये कहना चाहिए क्या कि सर आप दोबारा मत लिखवाइए, बस आप केवल बोल दीजिएगा कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी विधायी शक्ति है, आप केवल बोल दो, इनको अब लिखवाइए मत। अगर आपको नहीं लिखवाया तो भी दिक्कत है ना, ये इश्यू है तो भी इश्यू, ठीक है। अगर आपको नहीं लिखवाया, आप कहेंगे सर लिखवा नहीं रहे, क्योंकि आपको छोटे बच्चों की तरह एक एक पॉइंट लिखवाओ, आपको तब मजा आता है। अपने आप से भी लिख लो, और बेटा लिखते लिखते ना मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है, आपको कल भी पता था, है ना। तो आर्टिकल 87 बहुत अच्छे, ठीक है, सभी का बहुत सही है। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 80 क्लॉज 1, आर्टिकल 80 क्लॉज 1, 80 क्लॉज 1, और लिखेंगे आर्टिकल 80 क्लॉज 1 में लिखिए सब लोग कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। आर्टिकल 80 क्लॉज 1 यहां पर क्या है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं ना। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अब ये जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, ये जो 12 सदस्य हैं, ये 12 सदस्य साहित्य, है ना, आपको पता है, कला, विज्ञान और समाज सेवा से आते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये जो 12 सदस्य हैं आपके, ये साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से आते हैं। अब इसके बाद आर्टिकल 1 to 3 है।
आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आर्टिकल 123 में बाबू क्या, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 123 में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। है ना, अध्यादेश में आपको बता चुका था। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट राष्ट्रपति की इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे बेटा राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर्स, सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां मैं आपको समझा देता हूं कि राष्ट्रपति महोदय की मिलिट्री पावर्स क्या क्या है। सैन्य शक्तियां क्या क्या है राष्ट्रपति महोदय की। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं और आप इसको लिखेंगे। जब हम राष्ट्रपति महोदय की सैन्य शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं तो राष्ट्रपति जो होता है ना बेटा, वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और युद्ध एवं शांति की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं। ठीक है ना, वो सुप्रीम कमांडर है। तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं और इसके अलावा बेटा युद्ध एवं शांति की घोषणा करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। रक्षा बलों को नियोजित भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना, मतलब वो बात अलग है कि तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख है, उनके ऊपर भी एक सीडीएस का पद है। ठीक है, लेकिन ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली बोला गया है कि भाई ठीक है, रक्षा बलों को नियोजित करने का, विनियोजित करने का मतलब रक्षा बलों को अनुशासन में रखने का, ठीक है ना, और रक्षा बलों की संपूर्ण प्रक्रिया को अंतिम स्तर पर मान्यता देने वाले राष्ट्रपति होते हैं। तो रक्षा बलों को विनियोजित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। लेकिन आर्टिकल 114 क्लॉज 3 में बोला गया है कि राष्ट्रपति विधि के अधिकार के बिना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिसमें धन खर्च होता हो। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों में बोला कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। ठीक है, आप सोचना इसको क्या बोला गया कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। ये बोला गया तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। ठीक है, जैसे ही बोला जाता है ना कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, ठीक है, तो मुझको तो बाजीराव की याद आ जाती है। ठीक है, कि जैसे अभी राष्ट्रपति बाजीराव की तरह तलवार उठा के और युद्ध भूमि में चला ही जाएगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। इनफैक्ट युद्ध एवं शांति की घोषणा वही करता है। युद्ध एवं शांति की घोषणा वही करता है। घोषणा करने का अधिकार उसी को है। ठीक है जी, ध्यान रखना, युद्ध एवं शांति की घोषणा करने का अधिकार उसी को है। अधिकार भी उसी को है, वही युद्ध और शांति की घोषणा करता है। ठीक है ना, रक्षा बलों को विनियोजित करने का अधिकार भी उसी को है। रक्षा बलों को विनियोजित करने का अधिकार भी उसी को है। विनियोजित करने का अधिकार भी उसी को है। अधिकार भी उसी को है। ठीक है, वही रक्षा बलों को विनियोजित करता है। लेकिन एक और क्लॉज है, इसमें बोला गया है आर्टिकल 114 क्लॉज 3 में कि वो विधि के प्राधिकार के बिना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिसमें रुपया खर्च होता हो। मतलब बेशक वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, युद्ध एवं शांति की घोषणा करता है, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिसमें धन व्यय होता हो। ठीक है, तो मतलब यहां पर भी उसके पास कुछ हाथ नहीं लगा। ठीक है, तो 114 क्लॉज 3 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति विधि के प्राधिकार के बिना, विधि के प्राधिकार के बिना, प्राधिकार के बिना ऐसा कुछ नहीं कर सकता
ऐसा कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कर सकता जिसमें धन व्यय होता हो, जिसमें धन व्यय होता हो, धन व्यय होता हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति विधि के प्राधिकार के बिना बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है जिसमें रुपया पैसा खर्च होता हो। ठीक है, ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, युद्ध एवं शांति की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, रक्षा बलों को विनियोजित करते हैं, और राष्ट्रपति विधि के प्राधिकार के बिना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते बच्चे जिसमें धन खर्च होता हो। ठीक है, ये 4 पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, आपके सामने है, आप इनको देख लीजिए। ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां हैं। ये क्या है सर? ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर लिखेंगे, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। ठीक है, मैं समझा देता हूं, आप खुद से लिख लेना। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है, ठीक है, तभी सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, जो आप लोग बोलते हैं वित्तीय शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर्स, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। तो सर जब हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर के बारे में बात करेंगे, तो वेरी फर्स्ट ये है कि आर्टिकल 112 112 लोकसभा में वित्त मंत्री के माध्यम से वो बजट प्रस्तुत करवाते हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री के माध्यम से आर्टिकल 112 में बजट प्रस्तुत करवाते हैं। कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति करवाते हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री के माध्यम से, हालांकि बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, लेकिन ठीक है उसमें माध्यम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, आर्टिकल 110 धन विधेयक, ठीक है, आपको पता है कि धन विधेयक पर पहले से ही राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं। ठीक है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति साहब की पूर्व स्वीकृति होती है। ठीक है, इसके बाद सीएजी जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ना संसद में, वो राष्ट्रपति के माध्यम से करता है। जी हाँ, सीएजी भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद में राष्ट्रपति के माध्यम से करता है। इनफैक्ट वित्त आयोग भी अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट रखता है ना संसद में, वो भी राष्ट्रपति के माध्यम से रखता है। और आर्टिकल 267 में जो आकस्मिक निधि है, उस पर राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण होता है, आकस्मिक निधि पर। ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। आप लिख लेंगे ये सारे पॉइंट, एक बार मुझे बता दो, या मैं एक बार और समझा दूं आपको। देखो, होना तो यही चाहिए कि आप सब लोग इतने होशियार हैं, इतने समझदार हैं, तो आपको ये बोलना चाहिए सर हम खुद ही लिख लेंगे। संदीप चौहान कह रहे हैं नहीं लिखने को बोलते हैं और फिर लिखने लग जाते हैं। बेटा इसलिए लिखने लग जाता हूं कि फिर सोच लेता हूं आप लोगों के बारे में। ठीक है, कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ये चाहिए कि नहीं हमें खीर पकी पकाई मिले। ठीक है, हमें कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, हम अगर टीचर बोल रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम साथ के साथ लिख लें। तो इसी वजह से ठीक है, मैं फिर सारी चीजों को ये सब सोच के लिख ही देता हूं। मैंने कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मैं ही लिख देता हूं बच्चों के लिए। चले, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हम लिख लेंगे, बस एक बार आप लिखा दो, मतलब आप बोल दो हम लिख लेंगे, हम लिख लेंगे, हम तैयार है। क्या बात है, कोई बात नहीं बेटा, मैं लिख दूंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं किस लिए हूं। ठीक है जी, तो सबसे पहले आर्टिकल 112, इसमें आर्टिकल 112 लोकसभा में वित्त मंत्री के माध्यम से बजट प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 112 लोकसभा में वित्त मंत्री के माध्यम से वह बजट प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री के माध्यम से बजट प्रस्तुत करते हैं। वित्त मंत्री के माध्यम से बजट प्रस्तुत करते हैं, बजट प्रस्तुत करते हैं, बजट प्रस्तुत करते हैं। करते हैं। आर्टिकल 110 बेटा धन विधेयक पर अपनी पूर्व स्वीकृति देते हैं। धन विधेयक पर ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं।
बस हम इनको ये है कि चैप्टर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें हम देख चुके हैं, बस चैप्टर के फॉर्म में धन विधेयक पर अपनी पूर्व स्वीकृति देते हैं, अपनी पूर्व स्वीकृति देते हैं। अपनी पूर्व स्वीकृति देते हैं किस पर भैया जी? धन विधेयक पर अपनी पूर्व स्वीकृति देते हैं। ठीक है, इसके बाद सीएजी वित्त आयोग दोनों, सीएजी और वित्त आयोग दोनों बेटा अपनी एनुअल रिपोर्ट, अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है बेटा, सीएजी और वित्त आयोग दोनों अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत करते हैं, माध्यम से संसद में प्रस्तुत करते हैं, संसद में प्रस्तुत करते हैं। करते हैं ठीक है, तो सीएजी और बेटा वित्त आयोग दोनों अपनी जो क्या नाम है वार्षिक रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, वो राष्ट्रपति के माध्यम से बेटा संसद में प्रस्तुत करते हैं। क्लियर है? तो ये है, लोकसभा में वित्त मंत्री के माध्यम से बजट प्रस्तुत करते हैं, ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं। और आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का ही नियंत्रण होता है, आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का ही नियंत्रण होता है, निधि पर राष्ट्रपति का ही नियंत्रण होता है, राष्ट्रपति का ही नियंत्रण होता है, नियंत्रण होता है। ठीक है, ध्यान रखना आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि पर भी बेटा किसका? राष्ट्रपति का ही नियंत्रण होता है। तो ये राष्ट्रपति साहब की वित्तीय शक्तियां हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद राष्ट्रपति साहब की जुडिशियल पावर्स हैं, ये तो फाइनेंशियल पावर्स थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति साहब की जुडिशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियां। तो राष्ट्रपति साहब की न्यायिक शक्तियां क्या क्या हैं? आइए न्यायिक शक्तियों पर चलते हैं। न्यायिक शक्तियां, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय की जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। अब ये जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं मेरे प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। ये क्या है? ये राष्ट्रपति साहब की न्यायिक शक्ति है। तो राष्ट्रपति साहब की न्यायिक शक्ति में सबसे पहले राष्ट्रपति साहब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। प्लस इसमें आपको जोड़ना है मुख्य न्यायाधीशों के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं, की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो बेटा राष्ट्रपति साहब सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और इसके अलावा आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसी की भी सजा को बेटा, ठीक है, कोई भी सजा है, कैसी भी सजा है, ठीक है, 3 प्रकार के राइट हैं राष्ट्रपति के पास कि उसको कम कर सकते हैं, उसको शून्य कर सकते हैं, या फिर उसको निलंबित कर सकते हैं, ठीक है, कि वो सजा बाद में मिलेगी, फिलहाल नहीं मिलेगी। ये मैं आर्टिकल 72 में आपको समझा चुका हूं, है ना। चलिए अब एक बार, ठीक है, आप क्या करेंगे, ठीक है, पहले एक एक स्लाइड का आप रिवीजन कर लो, ठीक है, 5
स्लाइड है। सबसे पहले राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर्स देखो, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां देखो और अच्छे से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का आप रिवीजन करो बहुत अच्छे से। मैं आपकी यहीं खड़ा हूं, ठीक है, यहीं पर खड़ा हुआ हूं, आपके पास ही खड़ा हुआ हूं। आप राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का अच्छे से एक बार रिवीजन कर लो। चलिए, ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां मतलब कानून निर्माण से लेकर, मतलब कानून को बनाने से संबंधित राष्ट्रपति के पास क्या क्या राइट है। ठीक है, ये क्या है सर, ये क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां का मतलब है सर कानून निर्मित से संबंधित राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार है, राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार है, क्या क्या अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखना। तो कानून के निर्मित से संबंधित राष्ट्रपति के पास क्या क्या राइट है, कानूनों को बनाने से संबंधित राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार है। सबसे पहले आर्टिकल 79, ठीक है, वेरी फर्स्ट आर्टिकल 79। अब ये जो आर्टिकल 79 है, ये आर्टिकल 79 कहता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है राष्ट्रपति संसद का, और कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून बन ही नहीं सकता। आर्टिकल 85 सत्र 17 विघटन की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। कुछ विशेष प्रकार के ऐसे बिल होते हैं बेटा जिसमें राष्ट्रपति की पहले ही स्वीकृति ले ली जाती है, जैसे नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमा इत्यादि में परिवर्तन, मतलब आर्टिकल 3 से संबंधित प्रावधान में पहले से ही राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को सदनों में संदेश भेजने, भाषण देने का अधिकार है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, और आर्टिकल 80 क्लॉज 1 में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और ठीक है, सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी जो राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति है वो आर्टिकल 123 है कि राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त है। कल हमने ऑर्डिनेंस के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से समझा था ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति की मिलिटरी पावर्स देखते हैं। मिलिटरी पावर्स में राष्ट्रपति, ठीक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। ठीक है, यहां पे लिखना, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, तीनों ही सेनाओं का। युद्ध एवं शांति की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। रक्षा बलों को विनियोजित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति विधि के प्राधिकार के बिना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिसमें धन खर्च होता हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल पावर्स में देखते हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री के माध्यम से बजट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना, इतना ही नहीं, धन विधेयक पर अपनी पूर्व स्वीकृति देते हैं, धन और वित्त विधेयक दोनों पर अपनी पूर्व स्वीकृति देते हैं। और सर इसके साथ साथ सीएजी, ठीक है, सीएजी और आपका वित्त आयोग जब दोनों अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद में रखते हैं तो राष्ट्रपति के माध्यम से ही रखते हैं। और आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं आकस्मिक निधि क्या होती है बेटा। आकस्मिक निधि का मतलब होता है कि जैसे कभी भी कोई, ठीक है, प्राकृतिक आपदा आ जाए या मानवीकृत आपदा आ जाए, ठीक है, ऐसी आपदा आए या फिर कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें तुरंत धन व्यय होना हो, तुरंत धन का खर्च होना हो, तो उस धन को हम आकस्मिक निधि से खर्च करते हैं। और ये आकस्मिक निधि से जो भी धन खर्च होता है इसका एक, ठीक है ना, फिक्स अमाउंट होता है। जब इससे धन खर्च हो गया तो बाद में उतना ही धन फिर इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है ना, आकस्मिक निधि में। चलिए, संदीप चौहान कह रहे हैं आर्टिकल 76 में जो अटॉर्नी जनरल है क्या वो मेरा केस लड़ सकता है, आप अफोर्ड कर लोगे अटॉर्नी जनरल को? संदीप चौहान, ठीक है, मैं इसका आंसर तो बाद में दूंगा कि वो आपका केस लड़ सकता है, यानी कि आप उसको अफोर्ड कर लोगे। आप मुझे बता दो। यहां सर मैं अफोर्ड कर लूंगा, तो फिर मैं फीस बताऊंगा कि अटॉर्नी जनरल बेसिकली एक सुनवाई की कितनी फीस लेते हैं, एक हियरिंग की उनकी कितनी फीस है। फिर मैं तुम्हें फीस बताता हूं, फिर बताना तुम उनको अफोर्ड कर लोगे या नहीं। चलो, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे ये कह रहा है कि सर मेरा केस लड़ सकता है अटॉर्नी जनरल हाँ, प्राइवेट केस वो लड़ सकता है, वो निजी प्रैक्टिस कर सकता है,
लेकिन वो केस ना तो सरकार के खिलाफ हो और ना वो सरकार के खिलाफ कोई सलाह दे सकता। संदीप कह रहे हैं कि सर कर लेंगे। लगभग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर कोई निजी प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक है, जो है उनका जो बेसिकली एक हियरिंग का, एक सुनवाई का, ठीक है, मतलब किसी एक सुनवाई में वह मजिस्ट्रेट साहब के सामने या जज के सामने आपका मामला जब रखते हैं तो लगभग आप ये मान के चलिए कि जो वर्तमान उनकी फीस होगी वो शायद ठीक है 80 लाख से और 1-1.5 करोड़ के बीच में होगी एक हियरिंग की। कर लोगे भैया, बता दो। लगभग 80 लाख से, ठीक है ना। हालांकि उन्होंने कुछ प्राइवेट केसेस लड़े हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के, बहुत बड़े बड़े, जो इंडिया के अमीर लोगों की सूची में ठीक है टॉप 10 में, टॉप 20 में आते हैं। 1-2 केस उन्होंने बेसिकली उनके लड़े हैं, ठीक है। तो तब ये जो है ना ठीक है खबर आई, क्योंकि वो ठीक है इसको सार्वजनिक तो कर नहीं सकते, तब लगभग ये आया कि एक हियरिंग का लगभग मिनिमम 80 लाख से 1-1.5 करोड़ के बीच में वो लेते हैं। तो बता दो, अगर इतना कर सकते हो तो फिर बताओ, फिर तुम्हारी बात करवाएं यार। अभी फोन करें अटॉर्नी जनरल को, भैया संदीप चौहान का एक केस है साहब, लड़ लो। एक रुपया लेके तैयार बैठा है बस अटैची में, आपको केस लड़ना है। यार बहुत फीस होती है, ये जो बड़े बड़े वकील होते हैं ना बेटा, इनकी एक एक हियरिंग की फीस करोड़ करोड़ रुपए होती है, बहुत फीस होती है। तुम्हें क्या लगता है यार ऐसी? चलो। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। न्यायिक शक्ति, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, जुडिशियल पावर्स में आते हैं। तो जुडिशियल पावर्स में जो राष्ट्रपति महोदय है, राष्ट्रपति महोदय मेरे प्यारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो है ना उनको क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है, ठीक है। वो क्षमादान की शक्ति में मैंने आपको बताया था। चलिए अब इसके बाद द मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। तो एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक बार रिवीजन करवा दिया। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, तो प्रेसिडेंट महोदय की इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं भैया कि राष्ट्रपति महोदय की आपातकालीन शक्तियां क्या क्या हैं। इमरजेंसी पावर्स, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या क्या है? तो देखो राष्ट्रपति के पास 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां हैं। मैं आपको इतना तो डिटेल में नहीं बताऊंगा आपातकालीन शक्तियों को, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिकली इमरजेंसी पावर्स को अलग से समझाऊंगा। मैं इमरजेंसी पावर्स को बेटा, आपातकालीन शक्तियों को अलग से समझाऊंगा। एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, आपातकाल, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान, एक अलग से एक चैप्टर है, ठीक है। तो उस चैप्टर में मैं जो है ना ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है जी, क्लियर? स्टार्ट करें, आइए। तो हम आपातकालीन शक्तियों पर चलते हैं, इमरजेंसी पावर्स पर चलते हैं कि प्रेसिडेंट महोदय की इमरजेंसी पावर्स क्या है। देखो बच्चे, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, 3 प्रकार की इमरजेंसी पावर्स रखते हैं। अब मैं साथ के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा, अब ध्यान रखना। राष्ट्रपति महोदय 3 प्रकार की इमरजेंसी पावर्स रखते हैं। सबसे पहली पावर जो राष्ट्रपति महोदय रखते हैं इमरजेंसी पावर्स, वो आर्टिकल 352 है, 352, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति युद्ध, वाह्य आक्रमण, ठीक है, युद्ध, वाह्य आक्रमण एवं एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, आधार पर, आधार पर, ठीक है ना, आपात की उद्घोषणा करते हैं।
ये बात ध्यान रखना, अभी आपात की क्या है, उद्घोषणा, अनाउंसमेंट है, ठीक है, आपात की उद्घोषणा अनाउंसमेंट है। तो राष्ट्रपति महोदय, ठीक है ना, युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की अभी केवल उद्घोषणा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने उद्घोषणा कर दी कि कल मैं संडे को बच्चे आपकी क्लास नहीं लूंगा, कल मैं संडे को कहीं जा रहा हूं और प्रॉपर मैं छुट्टी करूंगा, ठीक है ना, मैं दर्शन करूंगा, मंदिर जाऊंगा, और मैं जो है ना पूरे 7 दिन, आप बस कुछ पूछो मत, मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी क्लासेस मेरी होती है। तो बस मैं कल संडे को ना चिल करना चाहता हूँ एकदम, ठीक, कहीं ईश्वर की शरण में जाके, कहीं किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके अपने आराम से वहां पे जो है ना राधे राधे करूंगा। तो ये बात आप समझना। तो मैंने ये उद्घोषणा कर दी आज ये केवल उद्घोषणा है। ये लागू कब होगी, कल लागू होगी। कल कैसे लागू होगी कि आपको मेरी क्लास मेरे समय पे नहीं दिखेगी, है ना, आपको वो शेड्यूल नहीं दिखेगी, जब शेड्यूल नहीं दिखेगी तो वो क्लास होगी भी नहीं। तो ये उद्घोषणा और लागू होने में अंतर होता है। जैसे मैंने कहा, ठीक है, प्लीज देखिए सीरियसली मत लेना, जैसे बचपन में जो है ना हम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, ठीक है ना, 8th 9th क्लास तक बहुत लड़ाइयाँ होती थी, क्लासमेट्स के साथ लड़ाइयाँ होती थी, बाहर लड़ाइयाँ होती थी। तो लड़ाई होने से पहले एक, ठीक है, बात संवाद होता है, एक, ठीक है, कन्वर्जेशन होता है। लड़ाई से पहले का जो कन्वर्जेशन है उसमें ये है कि पहले तो तू मैं होती है, और फिर होता है कि मैं तेरा थप्पड़ मार दूंगा, मार के दिखे यो, ठीक है, तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मार के दिखा, तो यहाँ पे मेरे थप्पड़ मार तो सही, तू हाथ तो लगा दे, तो उंगली तो टच कर दे। ऐसी कन्वर्जेशन होती है, आपने भी की होगी, हमने भी की है, ठीक है। तो ये उद्घोषणा हो रही है अभी कि अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है या फिर तुझ में दम है, तुझ में हिम्मत है, तो तू मार के तो दिखा थप्पड़। ये उद्घोषणा है केवल, ये लागू तब होगी जब थप्पड़ पड़ जाएगा ठीक है, तो वो लागू हो गई। तो अभी ये क्या है, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मतलब आर्टिकल 352 का मतलब है आपात लग गया। नहीं लगा बाबू आपात ठीक है ना, आपात नहीं लगा, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल 352 है जिसमें युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो आपात की उद्घोषणा हो रही है, ठीक है, इस आपात को हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस आपात को, इस इमरजेंसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, इसको हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं। ये जो राष्ट्रीय आपात है संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में अथवा उसके किसी भी एक हिस्से में लग सकता है। जी हाँ, ये जो राष्ट्रीय आपात है ये संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में अथवा उसके किसी भी एक हिस्से में लग सकता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। या तो पूरे ही भारत के राज्य क्षेत्र में लगेगा या फिर ये भारत के किसी एक हिस्से में लग जाएगा, ठीक है। तो बस इतना आपको समझना है जो मैंने आपको अभी तक समझाया, ठीक है। तो अभी ये युद्ध बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की उद्घोषणा है, ठीक है। अब यहां पर ये ध्यान रखना, ये जो टर्म है ना बेटा सशस्त्र विद्रोह, ये जो शब्द है सशस्त्र विद्रोह, ठीक है ना, इसको बेसिकली कहेंगे आर्म रेबेलियन, कहेंगे इसको आर्म रेबेलियन इंग्लिश में। तो जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है इसके स्थान पर पहले शब्द हुआ करता था आंतरिक अशांति। क्या हुआ करता था, आंतरिक अशांति। इसके स्थान पर यह शब्द था आंतरिक अशांति। और इसी आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने 1975 में एक नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। तो इसलिए जनता पार्टी की सरकार ने प्रॉमिस किया था, मैंने आपको बताया था कि जनता पार्टी की सरकार ने प्रॉमिस किया कि जो जो इंदिरा गांधी ने गैर संवैधानिक कार्य किए हम सबको उलट देंगे, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने, ठीक है, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन से इस सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया। 44वें संविधान संशोधन से इन्होंने किसको बेटा, सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया 1978 से। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। तो युद्ध बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की उद्घोषणा, ठीक है। तो जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है ना, ये शब्द बाद में जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन से। इससे पहले आंतरिक अशांति शब्द हुआ करता था। क्या हुआ करता था, आंतरिक अशांति शब्द। और इसी के आधार पर इंदिरा जी ने, ठीक है, इंदिरा गांधी ने, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। आर्टिकल 352 है। ये बात समझ में आ गई, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं। 352, अच्छा ठीक है। इसके बाद आपका 356 है, आर्टिकल 356 है। आर्टिकल 356 कहता है कि अगर किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, मतलब किसी भी राज्य में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अंतर्गत शासन नहीं चल रहा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोविजंस है उनके आधार पर, उनके बेसिस पर शासन नहीं चल रहा, उस राज्य का मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री अपनी मनमर्जी कर रहा है और वो अपने आधार पर शासन चला रहा है, वहां पर संविधान का शासन नहीं है, वहां पर विधि का शासन नहीं है, तो ऐसे राज्य के शासन को या ऐसे प्रांत के शासन को राष्ट्रपति अपने हाथों में ले सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक समय वो स्थिति थी कि जब
उत्तर प्रदेश में सपा गवर्नमेंट थी और केंद्र में भाजपा की सरकार थी। तो सपा गवर्नमेंट, ठीक है, बिल्कुल 2017 के निकट आने वाली थी, 2016 का अंतिम चरण चल रहा था, और सपा और केंद्र में बैठी हुई भाजपा का आपस में इतना बड़ा गतिरोध होता था हर एक मामले पर, हर एक विषय पर, कि इनफैक्ट एक बार तो ऐसा लगने लगा था, जो राजनीतिक गलियारों के विशेषज्ञ हैं वो ये कहने लग गए थे कि उत्तर प्रदेश में अब लगा राष्ट्रपति शासन, की अब लगा राष्ट्रपति शासन। देखिए इस तरह की चर्चाएं होने लगी थी, और केंद्र की सरकार ने ऐसा किया भी है। महाराष्ट्र में लगा था राष्ट्रपति शासन, राजस्थान में लगा था, ठीक है, उस समय बहुत सारे स्टेट्स में राष्ट्रपति शासन लगा था जहां पर भाजपा की सरकार नहीं थी। तो एक तरह से भाजपा पर जो है ना एक छींटाकसी की गई कि ये गैर संवैधानिक सरकार चला रहे हैं, ठीक है, जिस राज्य में इनकी सरकार नहीं है, और या फिर जिस राज्य में इनके मन के मुताबिक काम नहीं हो रहा, वहां पर ही राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति शासन क्या है? तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, और यह है क्या कि अगर किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर, तंत्र के विफल होने के आधार पर, अब मैंने एक कमेंट देखा था, ठीक है बच्चों, देखो लगता तो वास्तव में बहुत बुरा है, ठीक है, जब आप लोग इस तरह की मानसिकता रखते हो, लेकिन सब नहीं, एक आध बच्चा रखता है। जैसे मैंने बोला था, सभी क्लास में बोला होगा कि बेटा मैं जब आपका सिलेबस यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है ना, पूरा एप्लीकेशन पे यूपीएसआई वाले बैच में, तो ठीक है यूट्यूब पर मेरी क्लास होगी, क्योंकि अंकित सर ने भी प्रयागराज में कमिटमेंट किया था। जब बच्चे बोले थे कि सर एक बार यूट्यूब पर दिग्विजय सर की क्लास लगवा दो पॉलिटी की, तो उन्होंने बोला था कि हम जरूर लगवाएंगे। ठीक है, जल्द आपको देखने को मिल जाएगी क्लास, क्योंकि मैं अभी कहीं और एग्रीमेंटेड हूं या कॉन्ट्रैक्टेड हूं कहीं और, तो अभी मैं यूट्यूब पे नहीं आ सकता, ठीक है, एप्लीकेशन पे आ सकता हूं। तो फिर मैंने आप ही की क्लास में बोल दिया था, मैंने कि बच्चे कि मैं जल्दी आपको देखने को मिलूंगा यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि एक चैप्टर कराऊंगा और उस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू करवाऊंगा। लगभग 2 घंटे की मैं क्लास लिया करूंगा यूट्यूब पर। वो जो क्लास होगी 2 घंटे की होगी, उसमें पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर उसके एमसीक्यू करवाना। ये मेरा ठीक है लगभग रहेगा पूरा, जिसमें मैं आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास लूंगा और फुल डिटेल में लूंगा, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा डिटेल में लूंगा। तो अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, ठीक है, मुझको पर्सनल मैसेज करते ग्रुप में भी, तो फिर हमने रुपए किस बात के दिए हैं? मतलब आप क्या सोचते हो कि आप 800 रुपए आपने दे दिए तो आप 800 रुपए के आधार पर सारी चीजें अपने हिसाब से चलाओगे? ये बहुत मानसिकता खराब है आपकी, बहुत ज्यादा। ठीक है, आप ये मत सोचो कि प्लेटफॉर्म कौन सा है कौन सा नहीं है। अगर आप में जज्बा है, आप में जुनून है, आप एक बार पढ़ चुके हो, अब जो यूट्यूब पर नया बच्चा पढ़ेगा वो पहली बार पढ़ेगा, और आप यहां से पढ़ के दूसरी बार पढ़ोगे, किसके ज्यादा समझ में आएगा? आपके ज्यादा समझ में आएगा। तो ये मिल गया आपको आपके 800 रुपए का बेनिफिट। बात समझ में आ रही है? ये मिल गया आपको आपके 800 रुपए का बेनिफिट। ठीक है, अगर आप इन 800 रुपयों को अगर हर सब्जेक्ट के हिसाब से बांटे ना, जितने सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट के हिस्से में 100 रुपए भी नहीं आया ढंग से। ठीक है, तो ये मत बोला करो, ये एक अच्छे स्टूडेंट को शोभा नहीं देता, ये बहुत खराब बात है। ऐसा लगता है कि जैसे आप व्यापारी हो गए। ठीक है, टीचर को बेटा टीचर ही रहने दो। तो मुझे थोड़ा दुख हुआ था, मैंने कहा चलो आपके बीच में शेयर करूंगा मैं इस बात को। ठीक है सर, तो किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर, तंत्र के विफल होने के आधार पर, होने के आधार पर, ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया जी किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अब उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, ये बात राष्ट्रपति को कौन बताएगा? तो राज्यपाल। राज्यपाल एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेगा, और एक रिपोर्ट के माध्यम से राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करेगा कि हे साहब तुम सुन रहे हो? कि हाँ भैया सुन रहे हैं, बताओ। ये सब बात ऐसी है कि इस राज्य में अब संवैधानिक मूल्यों के आधार पर शासन चलाया जाना दुष्कर है। ठीक है, ये राज्य और इस राज्य का मंत्रिपरिषद संविधान को मान ही नहीं रहा, अपनी मनमानी कर रहा है। तो ऐसा है महोदय कि आप तुरंत तत्काल, ठीक है, यहाँ पर संवैधानिक, ठीक है, मूल्यों के हनन के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होगी यहाँ पर, ये भी क्या होगी? उद्घोषणा। लगेगा नहीं, उद्घोषणा होगी, ध्यान रखना, उद्घोषणा केवल। समझ गए उद्घोषणा क्या होता है? उद्घोषणा का मतलब है कि मैंने बोला या सर ने बोल दिया, सर ने प्रयागराज में बोल दिया कि मैं, ठीक है, यूट्यूब पे क्लास लूंगा। ठीक है, तो वो उद्घोषणा थी। वो लागू कब से होगी? जिस दिन पहली बार आपको मेरी क्लास देखने को मिल जाएगी यूट्यूब पर, वो होगा लागू होना। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को?
एक बार थम्स अप कर दो, बहुत देर हो गई। सर अगर अब भी किसी को समझ नहीं आया तो उसके समझ कभी पॉलिटी नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी टीचर से पढ़ ले। शहजाद आलम, चलिए थैंक यू। नहीं सर, यूटी में भी हो सकता है। अरे यूटी में तो ऑलरेडी केंद्र की सरकार है ना यार, यूटी में तो ऑलरेडी केंद्र की सरकार है, क्योंकि यूटी है ही केंद्र प्रशासित प्रदेश। यूटी को क्या बोलते हो आप? एक संघराज्य क्षेत्र को आप क्या बोलते हो? केंद्र शासित प्रदेश, मतलब एक ऐसा प्रदेश जो केंद्र के द्वारा शासित है। चलिए, राहुल लव यू टू बेटा। अच्छा, एक वकील साहब कह रहे हैं सर मैं वकील हूं, क्या कह रहे हैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मैं भी वकील हूं सर, मुझे केस दिलवा दो, मेरे पास काम नहीं है इस समय, प्लीज मैं सस्ते में लड़ लूंगा। गोपाल शर्मा जी कह रहे हैं। गोपाल जी, आपको क्या लगता है कि मेरे पास सारे काम आते हैं क्या? ऐसा थोड़ी नहीं कि मेरे पास काम आता है कि लोग मुझसे कहते हैं कि साहब एक अच्छा सा वकील हो तो हमें दिलवा दो। ठीक है, काम अपने आप आपके पास चल के आएगा। ठीक है, बस एक छोटी सी बात मैं कहूंगा काम के लिए, जब आपने बोला है तो मैं बस एक बात कहना चाहूंगा। जैसे अभी आपने बोला कि सर मैं वकील हूं और मेरे पास काम नहीं है, आप मुझे कोई काम दिलवा दो, कोई केस दिलवा दो, मैं किसी भी कीमत पे सस्ते से सस्ते में उसका केस लड़ लूंगा। जैसे आप बोले, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप जिस काम में हैं, उसमें अपना 100% दे दो, 100% दे दो। समय लगेगा आपको और समय देना पड़ेगा, फिर आपको किसी के पास नहीं जाना काम मांगने के लिए, काम खुद ढूंढकर अपने आप आपके पास आएगा, अपने आप आपके पास आएगा काम। इस बात को आप नोट कर लीजिए एक कोरे कागज पे। बस अपने आप को समय दो, अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस विधा में, ठीक है, जिस प्रोफेशन में आप हो, आपसे बेस्ट कोई ना हो, काम अपने आप आपके पास आ जाएगा। क्यों बच्चों, सही बात कहा कि नहीं मैंने? ऐसी पढ़ाई के संदर्भ में है, आप स्टूडेंट्स हो, इतने अच्छे से मेहनत कर लो, इतने अच्छे से मेहनत कर लो, नौकरी चल के आपके पास आएगी। कहते हैं ना कि आप सफलता के पीछे मत भागो, आप योग्य हो, सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। पॉलिटी की बुक बना दे। चलिए बनाएंगे, बिल्कुल पॉलिटी की बुक बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो संवैधानिक तंत्र के विफल के होने के आधार पर उद्घोषणा, आर्टिकल 356, और फिर उसके बाद आर्टिकल 360 है। ठीक है, इसको हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वित्तीय आपातकाल कहते हैं इसको, आपातकाल कहते हैं। ठीक है, इसको हम, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, इसको वित्तीय आपातकाल कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। आर्टिकल 360 क्या बोलते हैं बेटा? वित्तीय आपातकाल। और इसमें जो है ना, ठीक है, जब वित्तीय संकट हो तो उस समय राष्ट्रपति के माध्यम से आपात की घोषणा की जाती है, वित्तीय संकट के समय। ठीक है, तो वित्तीय संकट के समय राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है ना, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। हालांकि अभी तक हमारे भारत में ये आपातकाल नहीं लगा। ठीक है, अभी तक ये वाला नहीं लगा। वित्तीय, वित्तीय का वी कहां गया भैया? वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 अब अभी तक कितनी बार लगा है बच्चे? 3 बार लगा है। 1962 में लगा है, 1971 में लगा है,
1975 में लगा है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है अभी तक, ठीक है। 62, 71, 75। 62 में इंडो पाक वार, नो सॉरी 62 में इंडो चाइना वार, इंडो चाइना वार, ठीक है, इंडो चाइना वार, ठीक है, हिंदी में लिखता हूं। 1962 में इंडो चाइना वार, इंडिया और पाकिस्तान, इंडो चीन वार। 1971 में इंडो पाक वार, जब हमने बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाया और उसे एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य का दर्जा दिलवाया। और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने लगाया था, आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने लगाया था, ठीक है। हाँ ठीक है, बस मैं 1 मिनट और बोलूंगा, उसके बाद फिर मैं आपकी क्लास छोड़ दूंगा, आपकी 3 बजे की क्लास होती है। चलिए, तो सबसे पहली चीज मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, नंबर फर्स्ट, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन, ये जो राष्ट्रपति शासन है ना, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लगा था भार्गव सरकार के अगेंस्ट, लिख लेना, ये फैक्ट्स है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, उस समय पंजाब में भार्गव साहब मुख्यमंत्री थे, तो भार्गव सरकार के अगेंस्ट लगा था राष्ट्रपति शासन सबसे पहले, ठीक है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन आपके अपने उत्तर प्रदेश में लगा है, उत्तर प्रदेश में लगा है, ठीक है ना। और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जो रहा है, सबसे लंबे समय तक वो जम्मू कश्मीर में रहा है, जम्मू कश्मीर में रहा है, सबसे लंबे समय तक रहा है, ठीक है। ये 3 फैक्ट थे, ठीक है। फिर मैं आगे अभी कराऊंगा, इसको कल कराऊंगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ये फैक्ट आपको, ठीक है, क्लियर करने हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में भार्गव सरकार के अगेंस्ट केंद्र की सरकार ने लगाया था, सबसे ज्यादा बार, सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश में लगा है, और सबसे लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में लगा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, ओके टाटा बाय बाय।